नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 7 सीटों पर बाई इलेक्शन, 5 विधायक सांसद बने, सीटें खाली हुई और 2 स्वर्गवासी, इसलिए सीटें खाली हुई। लेकिन 7 सीटों पर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रचार किया गया, क्या वाकई में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप जो राजस्थान के हैं वो इसमें गंभीर नजर नहीं आए? क्योंकि चाहे बात सचिन पायलट की हो या अशोक गहलोत की हो, दोनों ने बहुत ज्यादा सभाएं नहीं की है। इसके अलावा क्या वाकई में इस बार मर्यादाओं को तार तार किया गया? क्योंकि ना सिर्फ निजी टिप्पणियां की गई, गाली गलौज किया गया, एक दूसरे पर वार किया गया और कमियां गिनाने के साथ साथ हर एक सीट पर द्वंद्व नजर आया, जहां निर्दलीय बागी ने वहां के समीकरणों को बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन जो होना था वो हो गया, क्योंकि अब डोर टू डोर प्रचार थम जाएगा। लगभग 1 घंटा और बचा है। उसके बाद 13 को मतदान होगा, 23 को परिणाम आएगा और परिणाम तय करेगा कि जिस नीति और रीति के साथ पार्टियां इस बाई इलेक्शन में उतरी, उसमें से किसको पसंद किया गया और किसके दावों के अंदर उपलब्धियां गिनाने में, विरोधियों की नाकामियां गिनाने में कौन कितना ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। क्योंकि 7 सीटें किसकी जीत जनता तय करेगी। सबसे पहले चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारियां, क्योंकि अगर पूरे 7 उपचुनाव सीटों की बात की जाए तो 1915 के आसपास मतदान केंद्रों पर 8,928 मतदान कर्मी वोटिंग कराएंगे। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, 84, खिमसर और देवली उनियारा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। 313 के आसपास माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान पुलिस, आरएसी, सीएपीएफ, होमगार्ड के 9,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाएगी। 843 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रखी जाएगी। इनमें दौसा और खिमसर के सभी मतदान केंद्र शामिल हैं। 1122 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी। 85 जगह एक परिसर में 3 या इससे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, जहां लाइव स्ट्रीमिंग से मतदान केंद्र के बाहर नजर रखी जाएगी। वहीं रविवार यानी कि 10 नवंबर को होम वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस दौरान कुल 3,127 मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। दरअसल इसमें 85 वर्ष से ज्यादा आयु के और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले कुल 3,193 मतदाताओं ने आवेदन किया था। इनमें से कुल 3,127 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस दौरान 37 मतदाताओं की मृत्यु हो गई और 29 मतदाता निर्धारित समय पर घर पर अनुपस्थित मिले हैं। यानी कि जो होम वोटिंग है वो हो चुकी है और अब 13 को वोटिंग होगी, 23 को काउंटिंग होगी। और दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से क्या वाकई में पूरा जोर लगाया है, यह सवाल इसलिए क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं किसका कैंडिडेट कौन है। अगर बात करें रामगढ़ विधानसभा सीट की, बीजेपी से सुखवंत सिंह है, कांग्रेस से आर्यन जुबेर खान है। दौसा की बात करते हैं, बीजेपी से जगमोहन मीणा है, कांग्रेस से दीनदयाल बैरवा को टिकट दिया गया। देवली उनियारा से बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर, कांग्रेस से कस्तूरी चंद मीणा, निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा। झुंझुनू से बीजेपी से राजेंद्र भांबू, कांग्रेस से अमित ओला और निर्दलीय के तौर पर राजेंद्र गुढ़ा मैदान में। खिमसर से बीजेपी से रेवतराम डांगा, कांग्रेस से रतन चौधरी और आरएलपी से कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा गया। सलूंबर से बीजेपी से शांति देवी मीणा, कांग्रेस से रेशमा मीणा और बीएपी से जितेश कुमार कटारा को मैदान में उतारा गया। जबकि 84 से बीजेपी से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश शिरोत और बीएपी से अनिल कटारा, जिनके लिए लगभग धुआंधार प्रचार प्रसार उनके नेताओं ने किया है। लेकिन 1 घंटे के बाद शोर थम जाएगा, डोर टू डोर शुरू होगा। क्या वाकई में पार्टियां अपने इस पूरे प्रचार के दौरान मैक्सिमम इस्तेमाल अपने नेताओं का, अपनी उपलब्धियों का, दूसरों की नाकामियों का, अपनी भाषा शैली का कर पाई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी और सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जी। शुरुआत प्रतीक आपके साथ।
मानकर चलें 7 सीटों पर कांग्रेस जितना जोर लगा सकती थी जीतने के लिए उतना लगाया गया और टॉप लीडरशिप जो राजस्थान की है वो जितना प्रचार कर सकती थी किया है। 100% कांग्रेस पार्टी सारे चुनाव, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या उपचुनाव हो या और भी अन्य कोई चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ लड़ती है। और हमारे नेताओं ने और जो कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। और जो 11 महीने की जो सरकार की जो विफलता है वो जन जन तक लेकर के गए हैं और विफलता जनता के सामने है। आज का ये प्रकरण है कि कन्हैयालाल चौधरी एक महिला को कह रहे हैं कि जिसको मर्जी हो उसको वोट दे देना, सुरेश गुर्जर को वोट देने से कोई सरकार आ रही है और जारी नहीं है। तो इस तरीके की जो बोली है मंत्रियों की, आपने किरोड़ी लाल मीणा जी का भी भाषण सुना था दौसा में जहां पे वो गालियां दे रहे थे। तो ये जो मंत्रियों की जो बोली है वो बता रही है कि 7 सीटों के ऊपर बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ होने वाला है। और इसीलिए बौखला करके कभी गालियों का कभी अपशब्दों का इस्तेमाल जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं। और फिर एक बार कहूंगा, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट बहुत ज्यादा सीटों पर प्रचार प्रसार करते इसलिए दिखाई भी नहीं दिए। आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। अशोक गहलोत जी तो आप देखिए कि चुनावी जो सभा शुरुआत हुई थी उसी टाइम गए थे। डोटासरा जी बार-बार अध्यक्ष जी जो लगातार जाते रहे, सचिन पायलट जी गए, पायलट साहब जाते रहे। और ये जो चुनाव है नहीं क्यों नहीं गए, देवली उनियारा गए, दौसा गए, उसके अलावा आप देख लीजिए वहां अपने उदयपुर गए थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो 11 महीने की जो विफलता रही है और जो मंत्रियों की बोली है वो अपने आप बता रही है कि 11 महीने की क्या विफलता रही है। 11 महीने के 11 वादे जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने किए हो और उसको 100% पूरे कर दिए हो वो बता जाएंगे। जहांगीर जी, क्या वाकई में कांग्रेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ यही है जो इस्तेमाल की गई या जानबूझकर चुनाव से कुछ नेताओं ने कुछ सीटों से खुद को अलग कर दिया? विजेंद्र जी देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति है, उस पर बाकायदा सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 2 नवंबर को भाई दूज का त्यौहार समाप्त हो जाता है और 8 नवंबर को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बाहर निकलते हैं और रामगढ़ सभा करते हैं, 9 को खींवसर में और 10 को सलूम्बर। 84 और झुंझुनू तो कोई बड़ा नेता प्रचार करने तक नहीं गया, न अशोक गहलोत, न सचिन पायलट और न गोविंद सिंह डोटासरा। इसके अलावा कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 84, सलूम्बर, खींवसर, देवली उनियारा पर कोई ज़्यादा ध्यान यहाँ पर नहीं दिया और पायलट ने भी दौसा, देवली उनियारा और कल रामगढ़ में 3 सभाएं की। तो जिस तरह 2 सीटों के उम्मीदवार चयन करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से थोड़ी सी कह सकते हैं समीकरणों को फिट नहीं बिठा पाए दौसा और देवली उनियारा। वहाँ अगर देवली उनियारा में जनरल का कार्ड खेलते तो आज स्थितियां दूसरी हो सकती थी। नरेश मीणा कितना डैमेज कांग्रेस पार्टी को करते हैं चुनाव उस पर टिका हुआ है। सेम यही सिचुएशन झुंझुनू में राजेंद्र गुड्डा पर डिपेंड है कि वो दलित और मुस्लिम वोटों में जितनी बड़ी सेंध लगाएंगे उतनी ही जीत कांग्रेस से बहुत दूर होती है। जिस अग्रेशन के साथ, जिस ललक के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ना था विजेंद्र, वो कहीं नहीं दिखाई दी। जिन 4 सीटों पर कांग्रेस पहले मेन चुनाव में जीत के आई थी उनको वापस पाने के लिए भी कह सकते हैं जैसे एक भूख होती है, एक अग्रेशन होता है, वो कहीं नहीं दिखा। एकजुटता तो दूर है। सचिन पायलट तीनों नेताओं के साथ कहीं एक साथ नहीं गए, उन्होंने अपनी अलग सभाएं करी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष है वो रामगढ़ तक ही सीमित रहे, जबकि वो विधायक दल के नेता है। एक बार नामांकन सभा में जरूर जूली और डोटासरा और अशोक गहलोत तीनों साथ रहे थे। तो कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन और प्रचार में लेकर कहीं न कहीं जो अग्रेशन होना था, जो ललक होनी थी, वो विजेंद्र बिल्कुल दिखा। नरेश जी, वजह क्या रही इसके पीछे कि भाई कांग्रेस इतनी ज्यादा गंभीर नहीं? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा नजर नहीं आए, सचिन पायलट बहुत ज्यादा नजर नहीं आए, जबकि दोनों पूरे चुनाव को फ्लिप करने की बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। देखिए विजेंद्र, ये उपचुनाव है और उपचुनाव में जो मुद्दे होते हैं खासकर या तो इमोशनल कार्ड होते हैं या फिर वहाँ के जो कार्यकर्ता है उन पे चुनाव लड़ा रहता है। जहाँ तक आपने बड़े नेताओं की बात की है तो बड़े नेताओं की जहाँ सभा कार्यकर्ताओं ने मांगी होगी, पदाधिकारियों ने मांगी होगी या उम्मीदवारों ने मांगी होगी, वहाँ गए होंगे। बड़ी चीज़ तो ये है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों को आप उनके अगर अब आप चुनावी पूरी देखें अब तक का जो मैनेजमेंट की बात कर ले, प्रचार का तरीका बोल ले, तो एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने कमान संभाली है। तो कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रचार किया। अशोक गहलोत भी प्रचार करने गए थे 2 जगह और जहाँ तक सचिन पायलट है उन्होंने भी सभा की थी। लेकिन आपने कहा कि क्यों नहीं गए, इसका बड़ा जो मुझे कारण लगता है वो ये है कि 7 में से 3 सीटें ऐसी है जो वहाँ कांग्रेस के विधायक थे जो सांसद बन गए, तो पूरी तरह से कांग्रेस ने उन सांसदों के हवाले सब कुछ छोड़ा है।
टिकट वितरण की बात हो, चुनाव प्रचार की बात हो। और मुझे ध्यान है कि जब कांग्रेस वॉर रूम में मीटिंग हो रही थी झुंझुनू को लेकर, तो वहाँ विजेंद्र ओला आए थे। उन्होंने कहा था कि आप झुंझुनू की चर्चा ही मत करिए, झुंझुनू तो हम जीत रहे हैं, आप तो बाकी की चर्चा करिए। तो पार्टी ने भी वही फैसला किया है कि जब वो दावा कर रहे हैं, विजेंद्र ओला चाहते थे कि भाई कोई मत आइए यहाँ कर गुटबाजी मत कीजिए, मैं अपने आप में सक्षम हूं, आप कर लेंगे। हम इसको अपने शब्दों में नहीं कह सकते। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि पार्टी की रणनीति रही होगी कांग्रेस की कि जहां सांसदों के कहने पे टिकट दिए गए हैं 3, इसमें किसी और कोई नहीं है, सीधा सीधा चाहे दौसा की टिकट हो, देवली उनियारा की टिकट हो और झुंझुनू की। सांसद ने जिसके लिए मांगी, चाहे अपने नज़दीकी के लिए, अपने बेटे के लिए, उनको दी गई है। जहाँ पे नए चेहरे उतारे हैं, और बात करें हम 2 जो आदिवासी इलाकों की सीट की और एक खींवसर की सीट की, यहाँ जो कांग्रेस का चुनाव जो लड़ना है वो एक तरह से कहें कि कार्यकर्ता जो एक निराश था कांग्रेस का गठबंधन को लेकर लगातार, कि बस उनको वोट देना है लेकिन कांग्रेस को नहीं देना। लोकसभा में आपने देखा होगा, इस बार फिर उनको लगा था, जब मैं गोविंद सिंह डोटासरा का भी भाषण सुना था खींवसर के, जब वो गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि चाहे हनुमान जीते तो जीते, लेकिन हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको मरने नहीं देंगे। ठीक ऐसा ही भाषण जो है वो जो आदिवासी इलाके 84 है, सलुम्बुर है, वहाँ पे भी ऐसा था। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये दबाव था कि भले ही पार्टी हारे जीते क्या रहे वो अलग हो, लेकिन चुनाव लड़ना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इन 3 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कि उनको लगे कि नहीं हर बार गठबंधन नहीं होगा और हर बार जो है उनको दूसरे को वोट नहीं देना पड़ेगा। ये मुझे लगता है स्टैंड खुद गोविंद सिंह डोटासरा का था कि उन्होंने तय किया था। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, भाई मर्यादाएं बहुत हद तक लांघी गई है, कोई खास वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिष्ठा पर चुनाव ले लिया है कि लोकसभा में उतने आंकड़े नहीं आ पाए जितने आने थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए भी चैलेंज है, तो हर तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे, उसमें अगर मर्यादाएं भी लांघ दी जाए तो कोई बात नहीं। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कभी मर्यादा उल्लंघन नहीं करती मर्यादाओं का। हम तो ये कह रहे हैं कि हम 7 सीट के आ रहे हैं, 7 सीटें जीत के आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं हम। और जहां तक बात है तो गालियां तक सुनाई दी। अरे साहब, गालियां तो अभी हरीश मीणा जी ने खुद नहीं बोली है, चोर उठाए गिरे के शब्दों का इस्तेमाल किया ना। सांसद है वो वहां के सांसद, एक सांसद का ये है। धारीवाल जी को आपने देखा होगा संसद के अंदर किस तरह का सदन के अंदर क्या बोला था धारीवाल जी ने, गालियां बकी थी ना। तो गालियों की भाषा तो ये लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मर्यादा में रहना जानती है। मैं ये कह रहा हूँ 7 विधानसभा में अब इनके 2 बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, उनको राजस्थान से बाहर जानबूझ के बेचा गया, क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ राजस्थान में रहेंगे तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी। मैं बता रहा हूं कई स्थानों पर तो ये 3रे नंबर पे आएंगे, और स्थिति है कि इनकी कई जगह जमानत भी जब्त हो सकती है। इस तरह की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने मान चुके हैं कि हम चुनाव, लेकिन हमारा एक संगठन मजबूत है। मुख्यमंत्री जी ने 11 महीने के अंदर काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो हमारा संकल्प पत्र है उसके अंदर से बहुत सारे काम हमने पूरे कर दिए। चाहे 450 रुपए सिलेंडर देने की बात हो, चाहे सामाजिक पेंशन योजना वाली बात हो उसको बढ़ाने की, चाहे किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो, SIT गठित 70 लाख युवा आज भजन लाल जी के ऊपर विश्वास करते हैं। हमने लगभग 200 से ज्यादा जो पेपर लीक माफिया थे उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल रखा है। हमने अब तक 35,000 नियुक्तियां दे चुकी है और 2 साल का कैलेंडर जारी कर दिया। हम बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसानों को दिन में बिजली देंगे। इन्होंने तो 5 साल तक भ्रष्टाचार अत्याचार के अलावा कोई काम किया हो तो बता दीजिए। और उसका परिणाम आपने हरियाणा में भी देखा होगा कि हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है। और इन्होंने हिमाचल और कर्नाटक के अंदर भी ये झूठ बोल के आए थे, और आज हिमाचल और कर्नाटक में यही हो रहा है कि वहां की जनता परेशान हो रही है। उसके बाद विधानसभा भी बहुत आसान नहीं थी, टफ फाइट थी विधानसभा। विजेंद्र भाई मैं कह रहा हूं, और लोकसभा का परिणाम सामने है। नहीं बिल्कुल, ये लोकसभा में हमने, अरे विजेंद्र भाई 3री बार ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है कि 3री बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है, ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ हरियाणा के अंदर 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ये मजबूत संगठन और काम की वजह से आज हमने विकास का मॉडल एक जो हिंदुस्तान और राजस्थान में दिया है, उसकी वजह से जनता हमारे पर विश्वास करती है। हमने काम किया है। मैं बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं 11 नहीं 15 हमने इस तरह की योजनाएं जो लागू की और धरातल पर लाए। साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ये काफी उठा कि भाई एक जनरेशन शिफ्टिंग चल रही है बीजेपी में। कुछ बड़े टॉप लीडर
जो रीजनल रहते थे राजस्थान की, वो भी बाई इलेक्शन में नजर नहीं आए। आप जानते हैं मैं किधर कह रहा हूं। कौन सा टॉप लीडर नहीं आया था? हमारे तो हर नेता राजस्थान का वो जा रहा, क्षेत्र के अंदर जा रहा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंत्री हो, सभी मंत्रियों को लगा रखा, हर क्षेत्र के अंदर लगा रखा था। बता दिए राजस्थान का कौन सा लीडर है जो नहीं गया? राजस्थान के जो मंत्री केंद्र के अंदर है वो भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बता दीजिए। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या है साहब? क्यों नहीं प्रचार में जा रहे? जब उनको एहसास हो गया कि यहाँ पे चुनाव हार रहे हैं, तो वो बेटर है कि वो महाराष्ट्र के ना बहाना या झारखंड का बहाना लगा के चले जाओ, जिससे कि ये कि भाई और फिर अब शब्दों का बात। इनके नेता ने तो ये भी कहा था कि मैच फिक्स कर रखा है, तो क्या वाकई में मैच फिक्स कर रखा है कुछ सीटों पर, इसलिए वो प्रचार नहीं कर रहे? नहीं, ये देखिए, ये इनकी भाषा हो सकती है। हम तो देखो दौसा के अंदर भी जीत रहे हैं और उनियारा के अंदर भी जीत रहे हैं और रामगढ़ और झुंझुनू सलूमर सभी सीटें जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे यहाँ पे कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। हमारा संगठन मजबूत है। भाई ये कहा जाता है साथ जहां कमजोर होती है ना पार्टी, वहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज की जाती है। उल्टा हो रहा है, यहां जहां कमजोर है पार्टी वहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो छोड़िए, मिनिमम स्ट्रेंथ भी यूज नहीं कर रही कांग्रेस। तो महज औपचारिकता मान ले कि भाई चलिए ठीक है, औपचारिकता। आपने मुझसे सवाल किया कि हमारे नेता कम गए, आप मुझे बताइए पूरे उपचुनाव में वसुंधरा राजे जी कहां दिखी? कहीं दिखी आपको? 700 सीटों में से कहीं प्रचार करती हुई दिखी? कोई चुनावी सभा करती हुई दिखी? कोई नुक्कड़ सभा करती हुई दिखी? कहीं दिखी क्या आपको? तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप बीजेपी से तो पूछिए कि वसुंधरा जी को कहां गायब कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट उस स्थिति में आ गए हैं जिसमें शायद राजस्थान के अंदर बीजेपी में वसुंधरा राजे जी, आप ये कह रहे हैं? वसुंधरा राजे जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक खत्म हो गया? राष्ट्रीय आप उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक मतलब करियर खत्म हो गया? आप ये कह रहे हैं ना? इसका मैं तो यही कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं ना खत्म हो गया। सचिन पायलट का नहीं हमारे नेता तो दिखे, मैं तो कह रहा हूं हमारे नेता तो दिखे। वसुंधरा राजे जी की फोटो भी दिखी क्या किसी पोस्टर पे? बताइए 84 में कौन गया? चलिए, नवंबर में कौन गया? मैं कह रहा हूं बाकी जगह तो गए, में कौन गया? वसुंधरा जी कहीं दिखी? फोटो दिखी वसुंधरा जी की पोस्टर पे? नहीं रखता हूं, नहीं दिखी ना। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। ये कह रहे हैं कि हमने काम किया, सारे काम कर दिए। मैं तो आज ही की बता रहा हूं खबर। ये देवली उनियारा के अंदर कन्हैयालाल चौधरी महिला ने पूछा कि पानी नहीं आता हमारे यहाँ, तो कन्हैयालाल चौधरी जी बोलते हैं कि चलिए आप चले जाइए, आप किसी को भी वोट दीजिए और आपके वोट देने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो इनके काम है। ये आप शब्दों की बात कर रहे थे, आपने इनको नाम लेके मतलब आपको हैंडपंप लगा के गए थे जो इन्होंने उखाड़ दिया 5 साल के अंदर। पूरा बताता हूं मैं, आपने तो नाम नहीं लिया, मैं ले रहा हूं। जो गालियां बकी है वो किरोड़ी लाल मीणा जी ने चुनावी सभा के अंदर बकी है और मां बहनों की गालियां बकी है। ये अपशब्द बोले गए। तो ये जो मंत्रियों के अपशब्द हैं, ये बता रहे हैं कि वह चुनाव जीत रहे हो कि चुनाव हार रहे हो। ये अपशब्द जब आप बहुत ज्यादा बौखला जाते हो और आपके पास बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं होता है, तो फिर गालियों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते हैं, जो आज महिला के साथ किया गया और जो किरोड़ी लाल मीणा जी ने दौसा में किया। तो 7 की 7 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होगी, हारेगी। और इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुए, इस हाल में 2 उपचुनाव और हुए थे ना, राजेंद्र भाई, याद है कि नहीं है? एक को तो मंत्री बनाया था, लेटेस्ट रिजल्ट आया अभी हरियाणा का। हिमाचल में लोग दुखी हो रहे हैं, कर्नाटक में दुखी हो रहे हैं। झूठ, कितना झूठ बोलोगे, कितना भ्रष्टाचार करके झूठ बोल के शासन प्राप्त करोगे? अब तो खड़गे जी को खुद को बोलना पड़ रहा है कि हम झूठ बोल कर शासन आए हैं। खड़गे जी को खुद को बोलना पड़ रहा है। विजेंद्र जी, ये स्थिति होगी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है, सोच समझ के घोषणाएं करो। ये स्थिति है इनकी, सोच समझ के घोषणाएं करो। हाँ दिए, 23 करोड़ नौकरी दिए, 23 करोड़ नौकरी दिए हमने, दावे के साथ कहते हैं 23 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के अंदर, दावे के साथ कहते हैं कि बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में 2004 से 14 के बीच में थी, उससे कम की बात कर रहे हैं। दावे के साथ कहते हैं कि महंगाई दर जो 2004 से 14 मिल रहा है विजेंद्र भाई, आपको मिल रहा है तो बता दीजिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 100 रुपए बेरोजगारी दर कम है तो जब पैसे गिरता है प्रधानमंत्री की साथ गिरती है, आज तक रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं बोला था ना प्रधानमंत्री ने कि जब रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साथ गिरती है। क्या वो साख गिर गई? झूठ बोल रहे में आ गया रुपया, आज सबसे निचले स्तर पर है रुपया। काम नहीं, ये झूठ है, बता दीजिए अगर ये झूठ बोल रहा हूं। दोनों ही रुकिए। दिनेश डांगी जी, इस बार के चुनाव में प्रमुख अगर 2-4 कमिटमेंट या कहें कि वादे जो किए गए दोनों ही पार्टियों की तरफ से, जिनका आपको लग रहा है कि इंपैक्ट नजर आएगा, या आपको लग रहा है कि रीजनल हर एक विधानसभा की अपनी एक गणित है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी चुनाव? विजेंद्र जी, एक इस चुनाव का पहलू है कि 7 सीटों पर टोटल वोट है 20 लाख, और एक उसमें रोचक बात यह है कि करीब 10.5 लाख से ज़्यादा वोट 40 साल से कम आयु के हैं, और पहली बार जो वोट देंगे उन वोटर्स की संख्या 80,000। तो इस उपचुनाव की जंग वही जीतेगा, यानी जो युवाओं को मैनेज करेगा। तो उनके लिए मुद्दे तो उठाए नहीं गए,
जैसे शिक्षण संस्थाएं कितनी खोलनी है, रोजगार कितनी देनी है, तो चाबी तो युवा मतदाताओं के हाथ में है। बयान झुंझुनों के रण की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की वकालत हुई, हाकम अली ने मारने पीटने की बात कही, किसी ने किसी को दिव्या मदेना के लिए क्या बोला, उठाए गिरा, चोर, यानी इस तरह की बातें हुई जो इस तरह की हल्की और ओछी टिप्पणियां नहीं होनी थी। तो मुद्दों की बात बहुत कम हुई विजेंद्र इन चुनावों में। सरकार की तरफ से जरूर ये बताया गया कि हमारी उपलब्धियां होगी, कांग्रेस के पास ज़्यादा कुछ था नहीं कि हमारी योजनाएं, स्कीम्स है वो बंद कर दी गई या किस तरह जो काम है वो नहीं हो रहे 10 माह के अंदर। तो मुद्दों पर बहुत कम बात हुई। बताने के लिए कुछ नहीं था, बताने वाले कोई नहीं थे जो भी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी सभाओं में सरकार के बारे में बताया आगे क्या विजन रहेगा, लेकिन जिस अग्रेसन के साथ कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, एकमात्र सलूम्बर सीट उनके पास थी और खुद उनके प्रभारी जो है मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने भी बात की थी, लेकिन कांग्रेस को अपना जो स्कोर था वो मेंटेन करना था और वो थोड़ी लड़ाई, क्योंकि उपचुनाव का ट्रेंड हमेशा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहा है। जिस तरह नरेश जी ने बताया सांसदों पर छोड़ दिया गया, तो स्टेट लीडरशिप भी जिम्मेदारी होती है। क्रेडिट किसको जाएगा? प्रदेश नेतृत्व को ही जाना है। एमपी हरीश मीणा का बयान आया कि भाई मैंने तो सबकी सहमति से टिकट बांटा है। तो स्टेट लीडरशिप, तमाम दिग्गज नेताओं ने क्या सांसदों के भरोसे, स्थानीय नेताओं के भरोसे वोट छोड़ दिए। झुंझुनू अशोक गहलोत जी जाते हैं, हमारे वहाँ काफी तादाद में माली वोट भी है। कोई नेता नहीं हारता ना दिनेश जी, हारती है तो पार्टी हारती है, और विजेंद्र जी तो पार्टी जीतती है। डोटासरा कहाँ से आते हैं? शेखावाटी से ही आते हैं। तो वहां तो कम से कम, हालांकि विजेंद्र ओला ने बुलाया नहीं क्योंकि वो साइलेंट तरीके से, थोड़ा सुस्ती से, ओला परिवार ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार स्थितियां, परिस्थितियां दूसरी थी, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन चुनाव लड़ता है, चाहे सत्ता में हो चाहे नहीं हो, इस बार तो सरकार भी उनकी थी, चुनौती दोहरी थी। 4 सीटें अगर कांग्रेस अपनी मेंटेन रख पाती है तो उसके लिए कह सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन 4 में से भी 1 सीट होती है तो खोने के लिए कांग्रेस के पास। नरेश जी, आपने 7 सीटों पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नजर आया हो कि भाई शायद इस चुनाव को अगर हम 2 या 4 लाइनों में समझे तो इन 2-4 लाइनों या 2-4 वादों के इर्द गिर्द चुनाव घूमता हुआ नजर आए? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई बयार बह रही हो या कुछ एंटी किसी का अगेंस्ट कुछ चल रहा हो। हर सीट का एक अलग समीकरण बन रहा है। देखिए विजेंद्र, वादे तो चूंकि जो जिसकी सरकार होती है वो कर सकती है, प्रतिपक्ष कोई वादे नहीं कर पाता। और जहाँ तक बात है तो मुख्यमंत्री ने अपनी तमाम जो सभाएं हैं उनमें अपने पिछले जो 10-11 महीने का कार्यकाल है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया है। तो उन्होंने जो चुनावी एजेंडा सेट किया था वो अपने सरकार के कामकाजों का और साथ में जो बड़े प्रोजेक्ट जिनकी बात अगर पूरे राजस्थान के चुनाव में जाएं, ERCP की बात होती है, पानी की बात होती है, बिजली की बात होती है, करप्शन का मुद्दा है, जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये वैसे मुद्दे थे जो लगातार हर चुनावी भाषण में हमें सुनने को दिया था। तो वादे तो सरकार की तरफ से होते हैं, प्रतिपक्ष का तो काम भी है कि जो सरकार के जो कामकाज है उसके आधार पे जो है वो जनता के बीच में जाए। तो और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ज़्यादा जो चुनाव प्रचार है वो गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है, जैसा आपने तमाम आंकड़े भी दिए हैं। तो उनका जो पूरी तरह से अटैक सरकार पे रहा था कि सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। तो एक मुद्दा तो ये हुआ पक्ष और विपक्ष में कि सरकार का कामकाज हुआ और विपक्ष कहता है सरकार के कोई काम नहीं हुआ। तो एक तो तमाम जो सीटें हैं उन पे चुनावी मुद्दा था। दूसरा जो स्थानीय मुद्दे, क्योंकि उपचुनाव में जब आते हैं तो देखिए 2 तरीके से काम होता है। एक तो ये कि जिसकी सत्ता होती है तो अमूमन ये माना जाता है कि वहाँ की जनता ये सोचती है कि साहब सरकार के साथ रहें, हमारा विधायक रहेगा तो काम होंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने इसको इस तरह से लिया कि भाई सरकार जब है तो ही काम नहीं हो रही, तो आप कम से कम इनके अब जो उम्मीदवार है उनको अब मत जिताइए वरना ये घमंड में आ जाएंगे। एक जो एजेंडा है वो इस तरह से हुआ है। लेकिन ऐसा नजर भी तो है, बाई इलेक्शन में बहुत ज्यादा बीजेपी जीती नहीं है। दूसरी देखिए, ये तो इतिहास जो है विजेंद्र, उसकी हम बात जरूर कर लेते हैं, लेकिन हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं, अपना मुद्दा होता है। दौसा की अगर हम बात करें, किसी से जब टिकट की घोषणा हुई थी तो मानते थे कि जो दीनदयाल सबसे कमज़ोर है, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने भाषण में एक ऐसी लाइन बोली थी कि वहाँ का चुनाव जो है वो अलग रंग में नज़र आता है। वहाँ पे जो आप कह सकते हैं अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कौन हारे कौन जीते वो अलग बात है। तो चुनाव जो स्थानीय, एक तरह से जो विधानसभा का चुनाव स्थानीय चुनाव होता है, कब किसी इशू पे किसी उम्मीदवार का चुनाव खत्म हो जाए, किसका उठ जाए, अभी ऐसा कहना मुश्किल होता है। एक जो बड़ी बात करना है, जिन सीटों के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या वो जो तीसरा फैक्टर है वही हार और जीत को तय करेगा? देखिए, खासकर अगर हम बात करें झुंझुनू की बात करें और अगर हम देवली उनियारा की बात करें, जहाँ पे
बागी खड़े हैं, बागी अगर सिर्फ दहलू की बात करें तो कांग्रेस का बागी खड़ा है, तो वो वोट किसके लेंगे, कितने वोट ले पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बागी है वो वहाँ के नहीं है। और झुंझुनू की अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका टारगेट ये है कि जो अल्पसंख्यक वोटर्स है और जो दलित वोटर्स है उनको अपनी तरफ खींचे। अगर वो उनमें कामयाब होते हैं तो सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होता है, लेकिन अगर वो राजपूत समाज के वोट लेने में कामयाब होते हैं तो भाजपा को नुकसान माना जाता है। तो बड़ी चीज़ ये कि उनको कितना वोट आएगा, जो वोट आएगा वो किसके हिस्से का आएगा, क्योंकि उनका खुद का तो वहाँ है नहीं वजूद। झुंझुनू आके लड़ रहे हैं, वो तो उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ते हैं, तो झुंझुनू आके एक रणनीति के तहत वो कर रहे हैं। तो अब तक जो उनका जो चाहे आपने अभी दिनेश जी ने जो बात की थी, जो पाकिस्तान के नारे वाली है, तमाम चीजें वही थी। नहीं, लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आ रहा, कल उन्होंने एक बयान दिया राजपूत समाज के एक बड़े नेता के लिए जो वर्तमान सरकार में है, वो उन्होंने राजपूत समाज को अपने पक्ष में करने के लिए किया या वोट उनको ना डालें और वो बीजेपी को चले जाएं, देखिए इस पक्ष में किया। देखिए राजेंद्र हुड्डा के जो बयान है वो सोशल मीडिया पे चटकारे लेने के लिए अच्छे होते हैं, उनको लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो कब किस पे क्या बोल जाए उनके बारे में किसी भी तरह की पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। वहाँ का एक मिजाज अलग तरह का होता है, वहाँ हो सकता है कि उनके कहने से कुछ जो जहाँ उनका टारगेटेड वोट है वहाँ रहे। एक जो बड़ी बात आपने कही है खींवसर की बात, जहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ आरएलपी के पास अभी वो सीट है, कांग्रेस है वो सीट नहीं जीत पाई। और लेकिन अभी जो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया है, जो सवाई सिंह की जो पत्नी खड़ी है, तो अब तक के जितने भी खींवसर में चुनाव हुए हैं उनमें अगर सबसे ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से वोट लिए तो सवाई सिंह ने लिए हैं, तो उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है। बड़ी चीज़ ये है वहाँ पे कि आखिरकार कि क्या दोनों पार्टी है उनका टारगेट है। कांग्रेस का सीधा टारगेट है कि हनुमान बेनीवाल उसको रोका जाए, क्योंकि ये आप देखिए कितनी रोचक बात है, लोकसभा में कांग्रेस के नेता उनका प्रचार कर रहे थे, विधानसभा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस ने पिछली जो लोकसभा में जहाँ गठबंधन किया था वहाँ अब उनका जो मकसद है वो एकमात्र ये है कि उनके कार्यकर्ता है मजबूती से डटे रहे। हार जीत अपनी जगह होगी, लेकिन कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार नजर आएगा, उसको लेकर कोई रणनीति बीजेपी की? हमारी तो रणनीति देखिए, हर विधानसभा के अंदर प्रॉपर तरीके से संगठन काम कर रहा है, बूथ पे भी, बूथ लेवल पे काम हो रहा है, मंडल लेवल पे, जिला लेवल पे हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम 7 सीटें जीत के आए और निश्चित रूप से जीतेंगे। जिस तरीके से कार्यकर्ता काम कर रहा है, जिस तरीके 7 सीटें बीजेपी हारी, कांग्रेस के तो आप देखिए वर्तमान में तय करना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी, आपका भी शुक्रिया, दिनेश जी और नरेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। 7 सीटों पर पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर चुकी है, जनता को तय करना है किसी ने बेहतर तरीके से अपने मुद्दों को उनके सामने रखा जिनके आधार पर वोट मांग रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।